बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह एक भाई से मेरी बात हुई जो कि हमारे फ्री ग्रुप के मेंबर भी हैं। वो किसी एक पेड ग्रुप के भी मेंबर हैं जो टेक्निकल्स बताते हैं। तो मेरी उनसे बात हुई तो मैंने कहा आप तो उस ग्रुप में भी हैं जो टेक्निकल्स बताते हैं। अब वो अपना जो पैकेज है, जो बकेट पे बात हुई भी थी हमारी। एक उनकी बड़ी बकेट थी, बड़ी बाल्टी, एक छोटी बाल्टी, उनके अलग अलग से रेट रखे थे उन्होंने। तो मैंने उस भाई से पता किया कि मैंने कहा आप भी उस ग्रुप में हो तो क्या आपने ये एक्सटेंड करवाना है अपना, क्या कोई बाल्टी आप लेना चाहते हो? तो उनकी बात सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई। वो कहते हैं कि टेक्निकल्स को देखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको किसी भी स्टॉक के लेवल पता होने चाहिए कि कहां से ये रेजिस्टेंस लेता है, कहां पे इसके पास सपोर्ट है, कौन से लेवल्स के दरमियान में ये घूमता रहता है, कहां पे अप एंड डाउन इसके जो लेवल्स हैं वो पता होना चाहिए। और आपको कोई मुश्किल नहीं है, किसी पेड ग्रुप की भी कोई जरूरत नहीं है। तो उनकी इस बात पे बड़ी खुशी मुझे हुई कि चले कम से कम कोई तो है जो सीखना चाहता है या सीख रहा है और उसको पता चल रहा है कि लेवल्स क्या हैं, हमने कहां पे बाइंग करनी है, कहां पे सेलिंग करनी है। और पेड ग्रुप वालों की मैं कितनी दफा पहले भी आपको हकीकत बता चुका हूं, तो अभी ताजा ताजा शगुफा उड़ा है, चलें इसी पे बात कर लें आज। ये मेरे ख्याल से कल की पोस्ट है किसी पेड ग्रुप की, या उसी पेड ग्रुप की कह लें जिनके मुतालिक बात हो रही थी मेरी उस भाई से। तो बाकी भी पेड ग्रुप वालों से मेरा बड़ा एक उनसे बड़ा प्यार है, बड़ा लगाव है मेरा और सदीकी साहब दोनों का। लेकिन इस पेड ग्रुप से हमारा कुछ खास रिश्ता है, दिली प्यार है हमारा इस पेड ग्रुप से। तो उस पेड ग्रुप में ये उन्होंने लिख के लगाया था कि ओवर कॉल्स एंड स्टॉक्स दैट कैप, और साथ में उन्होंने लिखा कि हम ये हरगिज नहीं कह रहे कि हमने कैप करवाया, ना हम करवा सकते हैं क्योंकि ना हम ब्रोकर हैं और ना कोई बड़ी पार्टी। तो इसका मतलब है कि वो खुद मानते हैं कि जो बड़े ब्रोकर हैं वो कैप करा सकते हैं या कुछ बड़ी पार्टी जो है वो कैप करवा सकते हैं स्टॉक्स को। और साथ में उन्होंने मेंशन किया है कि हम सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और किसी भी स्टॉक की मूव शुरू होने से पहले आपको बता देते हैं ताकि आप उस स्टॉक को पकड़ सको। चलें ठीक हो गया, यहां तक भी मान लेते हैं इनकी बात। उसके बाद इनकी ये एक बाय कॉल थी, मेरे ख्याल से कल की बाय कॉल है, जिसमें इन्होंने बोला था कि डीजी खान सीमेंट को आप 85 रुपए पे पकड़ सकते हैं और साथ में उसके सेलिंग लेवल और स्टॉप लॉस दिया था। उसके बाद आज जब इंडेक्स बड़ा अप एंड डाउन चल रहा था, कुछ सज्जे कुछ खब्बे, कभी ऊपर कभी नीचे, और पता नहीं चल रहा था इंडेक्स ने करना क्या है, तो जबकि डीजी खान सीमेंट की खुद इन्होंने बाय कॉल दी थी, 85 रुपए पे बाय करने का खुद बोला था उन्होंने। जब डीजी खान सीमेंट चल रहा था 85 रुपए पे, 85, 20 पे, 85, 50 पे, तो तब इनका मैसेज आया कि हिट 85.15 टुडे, लेट्स सी क्या। तब तो आपको कहना चाहिए था अपने मेंबर्स को कि पकड़ो इसको, जिस लेवल पे हम कहते थे वहां पे ये आ चुका है, इसको पकड़ो, अन्यवार लेना शुरू कर दो। ये तो अच्छा टाइम था इनके पास कि जिस रेट पे इन्होंने बाय करने का बोला था उस रेट पे ऑलरेडी वो स्टॉक आ चुका था। तो इधर ये बोलना नहीं बनता था कि लेट्स सी, बल्कि बोलना बनता था कि फाड़ लो, जिधर मिलता है इसको उठाते जाओ। 12:28 पे इनका मैसेज था ये वाला, और साथ ही आप 12:28 में इंडेक्स को देख लें। 12:28 पे इंडेक्स जा रहा था नीचे, कैसे 12:30 के बाद इंडेक्स ने कीसी बनाई और कीसी करते करते बिल्कुल नीचे आ गया अपने लो लेवल के पास। तब इन पेड ग्रुप वालों को भी पता था कि इंडेक्स में करेक्शन आ रही है, पता नहीं अब इंडेक्स ने करना क्या है हमारे साथ। अगर आपको इतना ही खुद पे भरोसा था तो आपको कहना चाहिए था कि ले लो, बात की हम देखेंगे, हमें सारे लेवल्स पता हैं। लेकिन वहां पे ये खुद भी पैनिक थे, खुद भी इनको पता नहीं था कि ऐसा ना हो यहां पे बाय करवा दें और ये चला जाए 84 पे, 83 पे, फिर क्या मुंह दिखाएंगे अपने मेंबर्स को। तो यही चीज मैं और सदीकी साहब आपको समझाते हैं कि सब कुछ टेक्निकल्स नहीं है। जो टेक्निकल्स बनाते हैं वो टेक्निकल्स बना के निकल चुके होते हैं, बाद में इनको पता चलता है, फिर हाथ लगा लगा के देखते हैं कि अब बाय करना है कि सेल करना है। इसमें अब दो बातें हैं मोटी सी। पहली बात तो ये है कि अगर आपको इतनी टेक्निकल्स पता है और आपको लेवल्स का पता है कि यहाँ पे वाकई में इंडेक्स नीचे जाएगा, यहां तक एक स्टॉक नीचे जाएगा और उसके बाद बाउंस बैक कर जाएगा, तो आप अपने 1.5, 2, 4, 5 लाख लगाएं और उससे काम करें। आपको क्या जरूरत पड़ी है
1500 2000 के लिए मेंबर्स के तरले करने के आए और हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करें। दूसरे नंबर पे जो चूरन बेचा जाता है कि हम चाहते हैं आप सीखें और खुद कमाएं। और अगर वाकई आप चाहते हैं कि लोग सीखें और खुद कमाएं तो आपको चाहिए कि ये कोर्सेज जो हैं ये फ्री करवाएं ताकि आम आवाम का भी भला हो, वो भी आपको दुआएं दें। चले हमें आपने एक 50,000 का कोर्स फ्री में करवा दिया, जो आप बकेट बेचते हैं 3,000 की, 5,000 की, 7,000, 9,000 की, वो बकेट जो सर्विस है वो मुफ्त दे आवाम को ताकि उनका कुछ भला हो। आप अपने पैसे से ट्रेडिंग करें, आपको तो ऑलरेडी लेवल पता है, आप अपने पैसे से ट्रेडिंग करें, अपने पैसे कमाएं, उससे अपनी रोजी रोटी कमाएं और लोगों को फ्री में सिखाएं ताकि सही मानों में आप जो लिखते हैं बाद में ऑल प्रेज टू बी अल्लाह, उसका सही मानों में आपको कुछ सवाब मिल सके। उसके बाद आ जाएं आज के सेशन पे। तो इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 112 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 75,618 पे, जिधर इंडेक्स ने 276 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद वो हुआ जिसका बहुत देर से इंतजार था, लेकिन उतना नहीं हुआ जितने की उम्मीद थी। इंडेक्स ने थोड़ी सी करेक्शन ली और आपको लो लेवल दिखाया 74,734 का, जिधर इंडेक्स ने लूज किए 608 पॉइंट। उसके बाद इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो वो 75,084 पे है, जिधर इंडेक्स ने 258 पॉइंट लूज किए। अगर इंडेक्स की हाई लेवल से लेके लो लेवल तक की बात करें तो इंडेक्स ने इंट्राडे में 884 पॉइंट की करेक्शन ली, और अगर लो लेवल से लेके क्लोजिंग तक बात करें तो इंडेक्स ने अपने ही लूज किए हुए पॉइंट में से 350 पॉइंट रिकवर किए और क्लोजिंग दी। ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें तो 141 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। आपको पता है कि जब इंडेक्स में अपसाइड सी सिचुएशन रहती है, इंडेक्स या बहुत ऊपर निकलता है या करेक्शन लेता है, अप एंड डाउन थोड़ी सी सिचुएशन बनती है, तो उसमें वॉल्यूम थोड़े से ज्यादा ट्रेड होते हैं, पैनिक सेलिंग में भी और एग्रेसिव बाइंग में भी। तो जब करेक्शन ली इंडेक्स में तो तब थोड़े से वॉल्यूम भी आए, बाद में इंडेक्स ने रिकवरी की तब थोड़े से वॉल्यूम आए। अगर ये चीज ना होती तो 141 मिलियन के वॉल्यूम भी ट्रेड नहीं होने थे। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो हम में सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुए 30 मिलियन के, KEL 18 मिलियन, DFML 17 मिलियन, WTL 16 मिलियन, कासम 12 मिलियन, DCL 11 मिलियन, FFBL सरल में 9 मिलियन के, PAEL 8 मिलियन, नेट सोल्ड 7 मिलियन। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो आज फिर लोडिंग ठीक नहीं हुई और सिर्फ डंडे डंडे हैं। तो चले नीचे मैनुअली देखते हैं। सबसे ज्यादा पॉइंट गेन किए हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर ने तकरीबन 80 पॉइंट, उसके बाद इंजीनियरिंग ने 40 पॉइंट, ऑटोमोबाइल पार्ट्स 19 पॉइंट, पावर जनरेशन 19 पॉइंट, लेदर 5 पॉइंट, रियल एस्टेट 2 पॉइंट। तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि सिर्फ 2-3 सेक्टर हैं जिन्होंने ठीक पॉइंट गेन किए, टेक्नोलॉजी सेक्टर और इंजीनियरिंग सेक्टर, उसके बाद ऑटोमोबाइल पार्ट्स, उसके बाद 2-2, 4-4 पॉइंट है सबके पास। नेगेटिव साइड में देखें जिन सेक्टर्स में आज आपको प्रेशर देखने को मिला उसमें कमर्शियल बैंक सबसे आगे और उन्होंने माइनस पॉइंट ऐड किए 122 पॉइंट। उसके बाद सीमेंट सेक्टर माइनस 75 पॉइंट, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज माइनस 61 पॉइंट, इन्वेस्टमेंट बैंक्स 44 पॉइंट माइनस में, फर्टिलाइजर 27 पॉइंट, फार्मास्यूटिकल कंपनीज माइनस 25 पॉइंट, फूड माइनस 17 पॉइंट, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज माइनस 11 पॉइंट, रिफाइनरी माइनस 9 पॉइंट, इंश्योरेंस माइनस 7 पॉइंट। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज देखें तो सिस्टम ने सबसे ज्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं 52 पॉइंट, MEBL 24, पैकेज एंड पावर, INIL, TRG, FFBL ने 23 पॉइंट, थल 19 पॉइंट, ISL 16 पॉइंट, इफर्ट 14 पॉइंट, HMB 11 पॉइंट। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो MCB और एंग्रो ने माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूट किए 57 पॉइंट, OGDC DAWH ने 39 पॉइंट, HBL 30 पॉइंट, UBL PPL ने 25 पॉइंट, BAHL 22 पॉइंट, MLCF 20 पॉइंट, BAFL 19 पॉइंट। आज के सेशन के FIBLIPI की बात करें तो बैंक्स ने सेलिंग की 1.77 मिलियन की और बैंक्स लगातार प्रॉफिट टेकिंग पे हैं। उसके बाद ब्रोकर ने सेलिंग की 1.22 मिलियन की, कंपनीज की आज बाइंग है 1.44 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग है 1.15 मिलियन की, इंडिविजुअल्स आज फिर बाइंग पे हैं, $1 मिलियन का दोबारा आज इंडिविजुअल्स ने बाय किया। इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग पे हैं 0.12 मिलियन के साथ,
म्यूचुअल फंड की बाइंग है 0.16 मिलियन की, एमबीएफसी की सेलिंग 0.02 मिलियन की, अदर ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग 0.33 मिलियन की, ओवरसीज पाकिस्तानी की सेलिंग 0.8 मिलियन की। बैंक्स लगातार सेलिंग पे है, उसके बाद ब्रोकर ने भी आज प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी ने भी थोड़ा सा सेल किया आज। अच्छी बात यह है कि कंपनीज बाइंग पे हैं, उसके बाद फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग पे हैं, म्यूचुअल फंड बाइंग पे हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पे हैं। तो 3-4 इदारे आपके बाइंग पे हैं, और इदारों में देखा जाए तो सिर्फ बैंक सेलिंग पे हैं, और ब्रोकर की तो आप बात ही ना करें। और थोड़ा सा सेल किया इंश्योरेंस कंपनीज ने। ये बात पहले भी 1-2 सेशन पहले मैंने की थी, या मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट वीडियो में की थी, कि अगर कोई एक इदारा सेलिंग पे आता है तो कुछ बुरा या कुछ पैनिक सिचुएशन नहीं होती, जबकि कोई दूसरा इदारा उसको बाइंग करने के लिए आ जाए। तो अगर 1-2 इदारे सेलिंग करते हैं, दूसरे 1-2 इदारे बाइंग करते हैं, तो ये ऐसा जितना वर्स्ट सिनेरियो नहीं है। पैनिक सिचुएशन उस टाइम होगी जब आपके सब इदारे सेलिंग पे होंगे और बाइंग पे हुआ सिर्फ इंडिविजुअल्स या ओवरसीज पाकिस्तानी, तो तब आप कह सकते हैं कि ये एक वर्स्ट सिचुएशन है। लेकिन इसको आप एवरेज फीपीलीपी कह सकते हैं। तो आपके 3-4 इदारे बाइंग पे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर की जो बाइंग है वो ऑल अदर सेक्टर में है, तकरीबन 0.40 मिलियन की। उसके बाद सीमेंट को उन्होंने थोड़ा सा बाय किया, फर्टिलाइजर को थोड़ा सा बाय किया, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में थोड़ी सी इनकी बाइंग, और पावर जनरेशन में इनकी बाइंग। कंपनीज की बाइंग ऑल अदर सेक्टर में, उसके अलावा सीमेंट में थोड़ी सी, कमर्शियल बैंक्स को ठीक बाय किया कंपनीज ने, उसके बाद फर्टिलाइजर में थोड़ी सी इनकी बाइंग, फूड एंड पर्सनल केयर में थोड़ी सी बाइंग, और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को हल्का सा टच किया है इन्होंने बस। इंडिविजुअल्स की बाइंग ऑल अदर सेक्टर में, उसके बाद सीमेंट को ठीक बाय किया इंडिविजुअल्स ने, और उसके बाद इंडिविजुअल्स की बाइंग है टेक्नोलॉजी सेक्टर में और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में। नेक्स्ट इंडेक्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो इंडेक्स के पास आगे रेजिस्टेंस 75,200 की, उसके बाद 75,500, उसके बाद 76,000। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट इंडेक्स के पास 74,700, उसके बाद 74,200, उसके बाद 73,800 पे। 1-2 नोटिफिकेशन है पीएसएक्स के। तो एक तो ये जो आपका पहले कैप लेवल था 7.5% पे, यानी कि अगर 100 रुपए का स्टॉक था तो वो 7.5 रुपए ऊपर जाके कैप होता था। तो अब उस कैप की लिमिट में थोड़ा सा इजाफा किया जा रहा है। मेरे ख्याल से वो अब 8 रुपए, 8.5 रुपए पे जाके 9 रुपए पे जाके ये स्टेप बाय स्टेप वो बढ़ाएंगे इस लिमिट को। और इस तरह आप डे ट्रेड में मेरे ख्याल से अगर कोई चीज कैप होती है तो उसमें ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सकेंगे। उसके बाद के इलेक्ट्रिक के पास खबर है कि नेपरा ने अप्रूवल दे दिया है इसकी एक्विजिशन का। उसके बाद पीएए को लेके काफी सवाल आ रहे थे कि पीएए का क्या करना है। तो देखें, उसका बेहतर हल ये है कि आप अपने ब्रोकर से फोन पे राब्ता कर लें। उसमें 2 डेट्स दी हैं उन्होंने पीएए के शेयर्स को बेचने के लिए। मेरे ख्याल से वो 25 तारीख है या 23 तारीख है मई की, आई थिंक 25 तारीख है। उसका नोटिफिकेशन भी मैं ग्रुप में लगा दूंगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अगर आपने 25 तारीख तक पीएए के शेयर बेचे नहीं तो वो जाया हो जाएंगे, नहीं, बल्कि वो रिज्यूम हो जाएंगे और बाद में 3 जून से बाद जाके एक नए नाम से दोबारा आप उन्हीं स्टॉक्स में या उन्हीं शेयर्स में दोबारा ट्रेडिंग कर सकेंगे। और अगर इस सिलसिले में कुछ अभाम है, आपको कुछ सवालात हैं, तो मेरे ख्याल से आप अपनी ब्रोकरेज फर्म से राब्ता करें तो आपको ठीक तरीके से समझा देंगे। स्टॉक में बात करें तो पीपीएल जो है वो नेक्स्ट आगे लॉन्ग व्यू में ठीक हो सकता है। उसके 3-4 रीजन है। पहले तो आपको पता है कि ये प्रेशर क्यों लेता रहा है। ओजीडीसी, पीपीएल, इनका जो सर्कुलर डेट था, जो हुकूमत इनके पैसे थले लगा के बैठी हुई थी, उसका मसला ज्यादा था। बहुत से पैसे हुकूमत ने वाजिबात देने थे पीपीएल, ओजीडीसी के। तो जो लास्ट रिजल्ट आया है पीपीएल का वो भी ठीक था, उसमें किसी को उम्मीद नहीं थी, फिर भी उसने डिविडेंड अनाउंस किया। उसके बाद जो पीछे हुकूमत ने गैस प्राइसेस बढ़ाई हैं उसका एक अच्छा इम्पैक्ट आया है पीपीएल पे कि जो इसका कैश फ्लो है वो बढ़ा है। उसके बाद आईएमएफ जैसे लगा हुआ है कि आप अपना सर्कुलर डेट कम करें और गैस प्राइसेस मजीद अप करें, इनको इंक्रीज करें। जून के बाद अगर गैस प्राइसेस ज्यादा अप होती हैं, दोबारा इंक्रीज की जाती हैं, तो मेरे ख्याल से उसका अच्छा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा पीपीएल में। और पीपीएल के शेयर जो हैं वो आपको पता है कि 8.3% इसका रेकोडेक में भी हिस्सा बनता है, शेयर इसके उधर भी हैं। उन शेयर्स को भी बेचने के बारे में सोच रहा है पीपीएल कि जो 8.3 है उसमें से भी कुछ हिस्सा बेच के सऊदीया को या किसी और अच्छी से बंदे को या कुछ कंपनी को बेच के उससे कैश जनरेट किया जाए और अपना जो एक लाइन है वो सीधी की जाए। तो मेरे ख्याल से पीपीएल जो है लॉन्ग व्यू में बेहतर हो सकता है ओजीडीसी के मुकाबले में। उसके बाद एच कार को भी आप अकुमुलेट करने का सोच सकते हैं, थोड़ा थोड़ा जमा करना शुरू करें इसको। जैसे इसने आज मौका दिया आपको 296, 297 में बाय करने का,
मेरे ख्याल से अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, आपको वहां पे उठाना चाहिए था इसको। इतना इंडेक्स हमारा 500-600 पॉइंट लूज कर गया, लेकिन फिर भी देखें इसने 296 को ब्रेक नहीं किया। तो आगे भी इंटरेस्ट रेट के कम होने की खबरें हैं। अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो उसका भी बेनिफिशियरी आपका ऑटो सेक्टर हो सकता है। उसके बाद थोड़ी सी मुश्किलात थी इंपोर्ट को लेके, जो इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन थी गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें भी अब कुछ नरमी की गई है और आईएमएफ ने भी डिमांड की है कि आप जो इंपोर्ट के ऊपर पाबंदियां हैं उनको उठाएं। तो ये चीजें सारी अगर सेटल डाउन होती हैं तो मेरे ख्याल से हुंडा कार पे आप उसका अच्छा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है आपको। उसके बाद 27 को इसका रिजल्ट भी है, तो अगर रिजल्ट अच्छा अनाउंस होता है तो वो भी मेरे ख्याल से एक गुड पॉइंट हो सकता है एटलस हुंडा के लिए। तो मेरे ख्याल से आप इसको जमा कर सकते हैं, एक्युमुलेट कर सकते हैं। टारगेट प्राइस 330 से लेके 340 तक दिखा सकता है आपको, लेकिन ये हाथ पे सरसों उगाने जैसा नहीं होगा, बल्कि थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।